गैराविटो 300 से अधिक पीड़ितों और अमानवीय यातना के तरीकों के साथ लुइस अल्फ्रेडो गैराविटो लगभग सब कुछ हासिल कर लिया। लैटिन अमेरिका का सबसे खूनी सीरियल किलर बन गया। वह भीड़ के बीच ऐसे चल रहा था जैसे वह उनमें से एक हो। बाइबल को अपनी बांह के नीचे दबाए, मोटे चश्मे पहने और एक मुस्कान के साथ जो विश्वास जगाती थी। उसका तरीका हमेशा एक जैसा रहता था। वह कभी पादरी, कभी फेरीवाला या भिखारी बनकर आता था, कुछ भी जो उसे उसके असली शिकार के करीब लाने में मदद करता। कमजोर बच्चे, वह उन्हें नौकरी के झूठे वादे देकर धोखा देता और उनका भरोसा जीतकर उन्हें अलग थलग जंगली इलाकों में ले जाता, जहां सबसे अच्छे मामलों में उन्हें शराब पिलाकर, उनका बलात्कार करके और उन पर तेजाब फेंक कर छोड़ देता। सबसे बुरे मामलों में वह हफ्तों तक उन्हें कांच की बोतलों से प्रताड़ित करता और फिर उनका गला काट देता। कभी कभी वह उनके जन्नांगों को काट देता और उन्हें एक सैडिस्टिक हस्ताक्षर के रूप में उनके मुंह में डाल देता। और सिर्फ यही नहीं, वह हर अपराध का एक विस्तृत रिकॉर्ड रखता था। तारीखें, नाम, मानचित्र, कपड़ों के टुकड़े। उसकी मौत की डायरी उतनी ही सटीक थी जितनी परेशान करने वाली थी। और हालांकि शवों का मिलना जारी था, अधिकारियों ने उन्हें सशस्त्र संघर्ष के लिए जिम्मेदार ठहराया। और चूंकि पीड़ित अनाथ या गरीब बच्चे थे, इसलिए कोई भी उन्हें खोजने की परवाह नहीं करता था। और सबसे बढ़कर किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि इस नरसंहार का जिम्मेदार एक ही व्यक्ति होगा, जब तक उसने एक गलती कर दी। गैराविटो शवों को उथली कब्रों में दफनाते थे, लेकिन कई बार उन्हें बाहर छोड़ देते थे ताकि जानवर उन्हें खा सकें। सन 1999 में टूटी हुई ऐनक, शराब की एक बोतल और हाथ से लिखे कुछ नोट इंसानी अवशेषों के साथ पाए गए। अंतिम सुराग एक फोन कॉल थी। एक बच्चा भागने में सफल रहा और उस आदमी का सटीक वर्णन किया जिसने उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। अंत में उन्होंने उसे तब पकड़ लिया जब वह विला विसेंसियो के एक बार में व्हिस्की पी रहा था और उसने बेइंतहा ठंडे दिल से सब कुछ कबूल कर लिया। उसने पुलिस को नक्शे दिखाए जिनमें उन स्थानों को चिन्हित किया था जहां उसने शवों को दफनाया था, जिससे वे 60 अलग अलग नगर पालिकाओं में अवशेषों की खोज कर सके। उसे 1850 साल की कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन उसकी सहयोगिता की वजह से उसकी सजा घटाकर 22 साल कर दी गई। हालांकि वह जेल में ही मर गया। तथ्य यह है कि उसकी मूल सजा ने उसे बाहर निकलने की अनुमति दी होती। यह पूरे देश के लिए एक खुली चोट बनी हुई है। अल्बर्ट फिश एक बेहद घिनौना व्यक्ति था। वह एक वृद्ध व्यक्ति था जिसकी विकृत मानसिकता ने उसे दशकों तक बच्चों का शोषण, यातना और खाना खाने के लिए मजबूर किया। उसने 100 से अधिक लोगों का शोषण किया, लेकिन उसका सबसे कुख्यात अपराध ग्रेस बर्ड की हत्या थी। ग्रेस केवल 10 वर्ष की थी जब इस दयालु वृद्ध व्यक्ति ने उसे पार्टी में ले जाने का वादा किया, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई। कुछ वर्षों बाद उनके माता पिता को एक पत्र मिला जिसने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। अल्बर्ट, जो भेड़िया आदमी के रूप में हस्ताक्षर करता था, ने विस्तार से कबूल किया कि उसने अपनी बेटी का गला घोंट दिया था, उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उसकी मांस को प्याज और शलजम के साथ स्टू में पकाया था। उसका लहजा लगभग साहित्यिक था, जैसे कि वह किसी नुस्खे की बात कर रहा हो। पुलिस ने उसे ट्रैक करने के लिए पत्र का उपयोग किया और जो उन्होंने पाया वह और भी विचलित करने वाला था। यह कमजोर दिखने वाला बुजुर्ग अपनी श्रोणी में सुइयां डालता था, खुद को कीलों से मारता था और दर्द में सुख खोजता था। मनोवैज्ञानिक जो उसे साक्षात्कार कर रहे थे वे इसे समझ नहीं पाए। वे एक कमजोर, शिक्षित और पूरी तरह से भयंकर बुजुर्ग के सामने थे। उसने 100 से अधिक दुरुपयोग और कम से कम 15 हत्याओं की स्वीकारोक्ति की, लेकिन सबसे भयावह था उसकी कहानी कहने का तरीका। कोई पछतावा नहीं, कोई खेद नहीं, वास्तव में वह मुस्कुरा रहा था। सिंग सिंग जेल में उसने 3 बिजली के झटकों का सामना किया, जैसे कि कुर्सी भी उस राक्षस को नष्ट नहीं कर सकती थी। गैरी रिडवे! अगर आपने उसे 80 के दशक में देखा होता तो शायद आप सोचते कि वह एक आम अमेरिकी श्रमिक था। फ्लानेल की शर्ट, ट्रक फैक्ट्री में काम करने वाला, शादीशुदा, अपनी चर्च का सदस्य। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि गैरी रिजवे अमेरिका के इतिहास का सबसे खतरनाक सीरियल किलर था। यह एक शौक के रूप में मारता था। उसे 49 पुष्ट हत्याओं का श्रेय दिया जाता है, लेकिन उसने खुद स्वीकार किया कि उसने 70 से अधिक महिलाओं को मारा, जिनमें ज्यादातर युवा यौन कर्मियों थीं, जिन्हें वह अपनी सेवा के लिए भुगतान करता था। लेकिन उनकी अज्ञानता के लिए उन्हें मरने के लिए भुगतान किया गया था। वह अपनी साधारण दिखावट का इस्तेमाल कर उनके विश्वास को जीतने के लिए करता था और फिर उन्हें अपने असली अनुष्ठान की ओर ले जाता था। एक बार जब वे उसके वाहन में होती तो वह उन्हें अपने हाथों से गला घोंट देता था, लेकिन यह सब नहीं था। कई बार वह उन जगहों पर वापस जाता जहां उसने शवों को छोड़ा था, ताकि नेक्रोफिलिया का अभ्यास किया जा सके। अन्य शवों को शाखाओं, मछलियों या प्रतीकात्मक रूप से रखे गए वस्तुओं से सजाया गया था, जैसे कि रिडवे अपनी पीड़िताओं के साथ एक अजीब अनुष्ठान कर रहा हो। और जब यह सब हो रहा था, उसका पारिवारिक जीवन जिसका तस बना रहा, उसकी पत्नी को कुछ भी शक नहीं था। उसका चर्च उसे एक सम्मानित सदस्य मानता था, और भले ही उसे पुलिस द्वारा कई बार पूछताछ की गई, उस समय की फोरेंसिक जांच उसे अपराधों से निर्णायक रूप से नहीं जोड़ सकी। कई सालों तक वह संदिग्धों की सूची में था, लेकिन अछूत लग रहा था। 2001 में तकनीक ने खेल के नियम बदल दिए। एक नए डीएनए परीक्षण ने उसे सीधे 4 पीड़ितों से जोड़ा। तब रिड्जवे ने समझा कि यह अंत था।
लेकिन उसके पास एक योजना थी। उसने अभियोजन पक्ष के साथ एक सौदा स्वीकार किया। मौत की सजा से बचने के बदले में उसने हर हत्या को स्वीकार कर लिया, और उसने ऐसा ही किया। वह एजेंटों को उन जगहों पर ले गया जहां उसने शवों को छोड़ा था। वह छोटी छोटी बातें याद रखते थे, जैसे वे कौन सा इत्र लगाते थे या उन्होंने उन्हें किस स्थिति में छोड़ा था। उनके दोहरे जीवन की तरह विरोधाभास उतना ही परेशान करने वाला था। एक धार्मिक व्यक्ति जो महिलाओं को मारने बाहर जाता था जैसे कोई पार्क में दौड़ने जाता है, और जो साथ ही लाशों को इकट्ठा करता था जैसे वे एक भयानक संग्रह की वस्तुएं हों। आज उसे बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा मिली है, लेकिन उसका मामला आज भी FBI द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, न केवल पीड़ितों की संख्या के लिए बल्कि उसकी अदृश्य रहने की क्षमता कुछ और चिंताजनक प्रकट करती है। कभी कभी राक्षस अंधेरे में नहीं छिपते बल्कि दिन की रोशनी में दिखाई देते हैं। रॉबर्ट पिक्टन। कनाडा के पोर्ट कोक्विटलम के कीचड़ भरे इलाकों में एक खेत था जहां कीचड़ सब कुछ ढक लेता था। जो कुछ लोग जानते थे वह यह था कि यह जगह, जो पहली नजर में देहाती और निर्दोष दिखती थी, देश के सबसे डरावने आपराधिक इतिहास में से एक का मंच था। मालिक रॉबर्ट विली पिकटन था, एक शर्मीला और करोड़पति आदमी। 1991 और 2002 के बीच पिक्टन ने अपनी संपत्ति पर कमजोर महिलाओं को आमंत्रित किया, मुख्य रूप से वेश्याएं और नशे की लत के शिकार लोग। इसके बाद जो हुआ वह लगभग अवर्णनीय है। वह उन्हें नशीली दवाएं देता था, उन्हें पियानो के तारों से गला घोंट देता था और फिर बड़ी आक्रामकता से शरीरों को टुकड़े टुकड़े कर देता था। कुछ पीड़ितों को सूअर के अवशेषों के साथ मांस की चक्की में डाल दिया जाता था, अन्य को खाद और पशु हड्डियों के बीच दफनाया गया था, और कई मामलों में संदेह है कि उनके अवशेष प्रोसेस्ड मीट के साथ मिलाए गए थे। पिक्टन ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन अफवाहें बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य जांच के लिए पर्याप्त थीं। रॉबर्ट के लिए चीजें 2002 में खराब हो गईं, जब एक अधिकारी ने उनके कमरे में एक लापता महिला का इनहेलर पाया। बाद की खुदाई में संपत्ति में 33 महिलाओं का DNA पाया गया, लेकिन निजी बातचीत में पिक्टन ने कुछ और भी डरावना कहा। मैंने 49 लोगों को मारा, मैं 50 तक पहुंचना चाहता था, लेकिन मुझे पहले पकड़ लिया। हाथ और पैरों के साथ बाल्टी भी पाए गए। मानव खोपड़ियां फ्रीजर में सूअर के कांटों के साथ मिली, और उन महिलाओं की दर्जनों व्यक्तिगत वस्तुएं जो कभी वापस नहीं आई। 2007 में उन्हें 6 हत्याओं के लिए सजा सुनाई गई थी, क्योंकि बाकी का मुकदमा प्रक्रियात्मक कारणों से स्थगित कर दिया गया था। आज तक संदेह है कि पिक्टन अकेले नहीं थे, बल्कि शक्तिशाली लोगों की मदद से जिन्होंने कभी आरोप नहीं लगाया। उनका फार्म अभी भी मौजूद है, और जो लोग वहां से गुजरते हैं उनका कहना है कि माहौल अजीब और भारी लगता है। पेड्रो लोपेज। पहली नजर में वह हानिरहित लग रहा था, एक विनम्र व्यक्ति जो ग्रामीण बाजारों में गरीब लड़कियों को खाना पेश करता था। लेकिन पेड्रो अलोंसो लोपेज जो छुपा रहा था वह एक भयानक संख्या थी। 320 से अधिक लड़कियों की हत्या इक्वाडोर, पेरू और कोलंबिया में। जो कम लोग जानते हैं वह यह है कि उसका मामला उतनी ही परेशान करने वाली गुमशुदगी के साथ समाप्त हुआ जितना उसके अपराध थे। एंडीज का राक्षस कहलाने वाले इस मनोरोगी ने न केवल अपनी पीड़िताओं के साथ बलात्कार किया और उन्हें गला घोंटकर मार डाला, बल्कि दफनाने से पहले उनके शवों को गले लगाकर सोता था। और वह यह सब एक भयावह शांति के साथ करता था, जैसे यह कोई भयानक अनुष्ठान हो। न उसकी विधि सरल थी लेकिन अत्यंत प्रभावी। वह गरीब क्षेत्रों में घूमता था, आदिवासी लड़कियों का विश्वास जीतने के लिए उन्हें पैसे, खाना या मदद का वादा करता था। एक बार अलग हो जाने पर वह उन्हें दूर दराज के स्थानों पर ले जाता था और वहां अपनी क्रूरता को उजागर करता था। सबसे भयानक बात उसकी गिनती के प्रति जुनून थी। जबकि गर्विटो डायरी लिखता था, पेड्रो लोपेज हर हत्या को याद करता था, स्थान, चेहरे, यहां तक कि पहने हुए कपड़े भी। उसके दिमाग में डरावनी यादें भरी हुई थीं। 1980 में इक्वाडोर में एक बाढ़ के कारण कई शव उजागर हुए। पुलिस ने एक दयालु आदमी के बाजारों में घूमने की अफवाहें सुनी। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने तुरंत 110 अपराधों को कबूल कर लिया, लेकिन सबसे विचलित करने वाली बात उसकी रवैया थी। वह न तो पश्चाताप की कोई भावना दिखा रहा था और न ही किसी भी कहानी को बताते समय उसे कोई झिझक हो रही थी। अधिकारियों ने उसे सहयोगी और जांचों के लिए उपयोगी माना। हालांकि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऐसा व्यक्ति सिर्फ 16 साल के बाद बाहर आएगा। उसे 1998 में रिहा किया गया था और तब से वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि वह मर गया, अन्य डरते हैं कि वह इस बार और भी सावधानी से गुप्त रूप से मारने के लिए वापस आ गया। उनकी फाइल अभी भी खुली हुई है और उनकी संभावित रिहाई 2 दशकों से अधिक समय के बाद भी पूरे महाद्वीप में डर का कारण बनी हुई है। डेविड पार्करे। अगर आतंक की कोई आवाज होती तो वह ऑडियो टेप की होती जिसे डेविड पार्करे अपनी पीड़िताओं को जागने पर सुनाता। शांत आवाज में वह समझा रहा था कि वह कैसे उनके साथ दुष्कर्म करेगा, उन्हें यातना देगा और अंततः कूड़े की तरह फेंक देगा। इस शिकारी, जिसे न्यू मैक्सिको का कसाई कहा जाता है, ने अपनी दूरस्थ कारवां में एक भयावह गुफा बनाई।
एक ट्रेलर जिसमें चरखी, हथकड़ी, कसाई के हुक और जनरेटर से जुड़े वाइब्रेटर लगे हुए थे। 1996 से 1999 के बीच उसने दर्जनों महिलाओं का अपहरण किया। ऐसा माना जाता है कि 60 से अधिक। हालांकि केवल 5 पीड़ितों की पुष्टि हुई थी। वह उन्हें ड्रग्स देता, उन्हें ऐसी यातनाओं के सत्र में डालता जो हफ्तों तक चल सकते थे, और अपनी निजी संग्रह के लिए सब कुछ वीडियो टेप में रिकॉर्ड करता। सबसे परेशान करने वाली बात उसका अंतिम अनुष्ठान था। जब उसे उनसे बोरियत हो जाती थी तो वह उन्हें घातक इंजेक्शन देकर मार देता था, या उन्हें अभी भी जीवित एलिफेंट बट्टे झील में फेंक देता था, जहां मछलियां और कछुए किसी भी निशान को मिटा देते थे। उसके आतंक के साम्राज्य का पतन तब हुआ जब उसकी एक शिकार सिंथिया विगिल 3 दिनों की यातना के बाद भागने में सफल रही। वह अल्बुकर्क के एक पार्क में अर्धनग्न और जंजीरों में जकड़ी हुई दिखाई दी, और वह उस व्यक्ति का वर्णन कर सकती थी जिसने उसे इस तरह छोड़ दिया। जब पुलिस ने उसकी संपत्ति पर छापा मारा तो उन्हें यातना के उपकरण, घरेलू वीडियो और एक डायरी मिली जिसमें रे ने हर अपराध को बड़ी सटीकता से दर्ज किया था। हालांकि उन्हें केवल 3 अपहरणों के लिए दोषी ठहराया गया था। 2002 में दिल का दौरा पड़ने से जेल में उनकी मृत्यु हो गई। त्सुतोमू मियाजाकी, जिसे आज ओटाकू किलर के रूप में भी जाना जाता है, अपनी सांस्कृतिक जुनून को सबसे अंधेरे पहलू की ओर ले गया। पहली नजर में वह एक शर्मीला और अंतर्मुखी लड़का था जिसकी उंगलियों को ठीक से जोड़ने में समस्या थी। लेकिन 1988 और 1939 के बीच उसने जापानी समाज को हिला देने वाले कई अपराध किए। 4 और 7 साल की आयु के बीच की 4 लड़कियों का अपहरण कर उनके शरीर को विकृत कर दिया और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ दिया जैसे यह किसी शापित फिल्म का दृश्य हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि घटनाओं के बाद वह अवशेषों के साथ अनुष्ठान करता था। वह खून पीता था, ट्रॉफी के रूप में नाखून खींचता था और शरीर के अंगों को संभाल कर रखता था। कुछ मामलों में वह बिल्ली वाला आदमी के नाम से हस्ताक्षरित पत्र परिवार को भेजता था, जिसमें साफ किए हुए हड्डियां और मजाकिया संदेश होते थे। जब पुलिस ने उसके अपार्टमेंट पर छापा मारा तो जो कुछ मिला वह बेहद चिंताजनक था। 6000 से अधिक वीडियो टेप्स, जिनमें एनीमे, अत्यधिक डरावनी फिल्में और व्यक्तिगत रिकॉर्डिंग शामिल थीं। वहां मंगा शैली में बनाए गए चित्रित डायरी भी थे जहां उसने अपनी हरकतों का ग्राफिक विवरण दिया था। उसकी सफाई और भी परेशान करने वाली थी। वह कहता था कि वह लड़कियों को चुनता था क्योंकि उनकी आवाजें उसे एनीमे पात्रों की याद दिलाती थीं। उसे गिरफ्तार कर मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि उसे उसके अपराधों के लगभग 2 दशक बाद 2008 में फांसी दी गई। रॉडनी अल्काला। 1978 में लाखों अमेरिकियों ने एक मुस्कुराते हुए आदमी को लोकप्रिय शो और डेटिंग गेम में भाग लेते हुए देखा। वह मजाक कर रहा था, करिश्माई लग रहा था और उसने डेट जीती। लेकिन प्रोडक्शन ने अंत में उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि एक अजीब कारण था। उसमें कुछ ऐसा था जो अनचाही भावना देता था। वह आदमी रॉडनी अल्काला था, एक सीरियल किलर जिसका रिकॉर्ड खून जमा देता है। कम से कम 8 महिलाएं मारी गईं। हालांकि यह संदेह है कि वे 130 से अधिक थीं। अल्काला अपना फोटोग्राफर का हुनर इस्तेमाल करके अपने शिकारों के करीब जाता था। वह उन्हें समुद्र तटों या पार्कों में पकड़ लेता और मुफ्त फोटो सत्र की पेशकश करता। एक बार जब वे उसके अस्थायी स्टूडियो में होते तो वह उन्हें ड्रग्स देता, हमला करता और उनकी जिंदगी खत्म कर देता। तकलीफ को जितना हो सके लंबा खींचता। कई मामलों में वह इस प्रक्रिया के दौरान फोटोग्राफी करता था। सबसे भयानक चीज इसके बाद आई। पुलिस द्वारा पाए गए एक तिजोरी में गहने, अंतर्वस्त्र और 1 लाख से अधिक तस्वीरें थीं, जिनमें से कई महिलाओं और किशोरों की थीं, जो विचलित करने वाले मुद्राओं में थे। कुछ बेहोश लग रही थीं, कुछ पहले ही मर चुकी थीं। FBI अब भी इन तस्वीरों को पीड़ितों की पहचान करने के लिए रखता है। अंत की शुरुआत तब हुई जब 12 वर्षीय बच्ची रॉबिन सैम्सो कैलिफोर्निया में गायब हो गई। कई गवाहों ने उसे अल्काला के साथ बात करते हुए देखा। जांच ने उसे अपराध से जोड़ा और जब उसे अदालत में पेश किया गया तो अल्काला ने खुद का बचाव करने का निर्णय लिया। प्रक्रिया के दौरान वह तीसरे व्यक्ति में बात करता था, जज से बहस करता था और असंगत प्रश्न पूछता था। अत्यधिक आत्ममुग्धता दिखाते हुए उसे मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि उसने वर्षों तक अपील की। अंत में 2021 में प्राकृतिक कारणों से जेल में उसकी मृत्यु हो गई। अपने साथ दर्जनों या सैकड़ों अपराधों के रहस्य ले गया। सबसे भयानक बात यह है कि आज भी उसकी कुछ तस्वीरों की पहचान नहीं हो पाई है। संभावना है कि उन अनाम चेहरों के बीच आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित हों। अनातोली स्लिवको। सोवियत संघ में अनातोली स्लिवको युवा खोजकर्ताओं के एक समूह के नेता थे। वह भ्रमण योजनाएं आयोजित करता था, अनुशासन पर चर्चाएं करता था और माता पिता और अधिकारियों द्वारा सम्मानित होता था। लेकिन उसकी आदर्श छवि के पीछे एक विकृत जुनून छुपा था। किशोरों की पीड़ा को कैमरे में कैद करना। 1964 और 1985 के बीच स्लिवको ने कम से कम 7 लड़कों को मार डाला, जिनकी उम्र 13 से 17 साल के बीच थी। उसका तरीका बहुत जटिल और डरावना था। वह युवाओं को राज्य टेलीविजन के लिए काल्पनिक उत्तरजीविता प्रयोगों या चिकित्सा अध्ययन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता था।
एक बार जब वे स्वीकार कर लेते तो वह उन्हें पेड़ों से बांध देता, उन्हें धीरे धीरे दम घुटने के दौरान रिकॉर्ड करता और फिर टेपों को डॉक्यूमेंट्री की तरह संपादित करता। दृश्य सावधानी पूर्वक तैयार किए गए थे। कुछ पीड़ितों को मरने से पहले आंशिक रूप से पुनर्जीवित किया गया था। सब कुछ उनके दहशत के भावों को रिकॉर्ड करने और फ्रेम दर फ्रेम उनका विश्लेषण करने के लिए। स्लिवको अपने अपार्टमेंट में इन रिकॉर्डिंग्स को स्टोर करता था, जहां वे उन्हें बार बार सुनता था और अपने डायरी में क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन लिखता था। जांच 1985 में शुरू हुई जब एक युवा अन्वेषक का जला हुआ शरीर मिला। स्लिवको ने इसे एक दुर्घटना के रूप में रिपोर्ट किया था, यह कहते हुए कि लड़का पेट्रोल से खेल रहा था, लेकिन यह बात पूरी तरह से नहीं जमी। जब केजीबी ने उसके घर पर छापा मारा तो उन्हें 36 फिल्म रोल, विस्तृत डायरी और हर अपराध को एक बीमार जुनून के साथ दस्तावेज करने वाली सामग्री मिली। कुछ वीडियो में पीड़ित जागरूक थे और मदद मांग रहे थे, जबकि वह रस्सियों को समायोजित कर रहा था या कैमरा सेट कर रहा था। वह केवल हावी होना नहीं चाहता था, बल्कि डर के सटीक पल को दर्ज करना चाहता था। उसने अपनी गवाही में ऐसा ही वर्णन किया। पूछताछ के दौरान उसने बिना प्रतिरोध के स्वीकार किया। वह कहता था कि उसका लक्ष्य मानव भय की सुंदरता को संरक्षित करना था। उसे 1989 में गर्दन के पीछे गोली मारकर फांसी दी गई थी, लेकिन उसकी खौफनाक विरासत वहीं खत्म नहीं हुई। उनकी कुछ टेप अभी भी फोरेंसिक साक्ष्य के रूप में संरक्षित हैं और रूस में अपराध विज्ञान के अध्ययन में उपयोग की जाती है। जिन्होंने उन्हें देखा है वे कहते हैं कि यह अपराधी द्वारा वीडियो में दर्ज की गई सबसे विचलित करने वाली चीज है। इस प्रकार की सामग्री का समर्थन करना न भूलें, सदस्यता लें और यह अन्य बहुत ही रोचक वीडियो देखें जो आपको पसंद आएगा।